कमेंट्स में अपने विचार भी बता देंगे। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, 1-2 पीडीएफ मुझे लग रहा है पेंडिंग है, बट ये मिल जाएंगे आपको पीडीएफ्स, ठीक है ना। नए साल में मैराथन सेशन करेंगे इस बार, पिछले 2 बार से आई थिंक मैराथन सेशन हुए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से, एकदम पेपर वाला माहौल बना करके, है ना, रंग उड़ा दिए हमने बोर्ड से, जैसा कि हम पहले पेपर डिस्कस किया करते थे। तो बताइए फटाफट से, रमा गोज टू, या रमा एक बच्ची है जो गोज 2.5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी रमा एक बच्ची है जो 2.5 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ चलती है। ये क्वेश्चंस एकदम हर बार फिक्स्ड हैं कुछ, तो जैसे दिशा का क्वेश्चन हो गया, है ना, यानी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया, आपका इस टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा आपका मैप का क्वेश्चन हो गया। तो 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स्ड ही रहते हैं हर बार ईवीएस में, चाहे कुछ भी हो, है ना। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस भाई। तो अगर हम बात करें, रमा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, यानी नॉर्थ की ओर। आप जहां भी होते हैं वहां से अगर आप नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ, ठीक है। इतना हमें पता है भाई, ये 4 दिशाएं हैं मुख्य रूप से, नॉर्थ, साउथ यानी उत्तर, दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और पश्चिम। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये बेसिक सी बातें हैं जो हम कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कहानी क्या है। तो रमा 2.5 किलोमीटर गई नॉर्थ की तरफ फ्रॉम हर हाउस। नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट शी गोज 5 किलोमीटर। अब वो लेफ्ट में टर्न लिया। इसको यहां पे सॉल्व करेंगे आप लोग, अलग अलग लोग, सिर्फ 40% लोग आई थिंक सही उत्तर दे पा रहे हैं। देखते हैं, इसमें अटकना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, काम बन जाएगा, है ना। तो रमा एक बच्ची है, ठीक, घर कहीं भी मान लो आप पॉइंट, और यहां से वो नॉर्थ गई, कितना, 2.5 किलोमीटर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में, ठीक है। और जब वो उत्तर दिशा में 2.5 किलोमीटर जाती है, उसके बाद वो लेफ्ट लेती हैं और 5 किलोमीटर और चलती हैं। तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर हो जाएगा भाई। यहां से लेफ्ट 5 किलोमीटर और चलेंगी, 5 किलोमीटर चलेगी ये बच्ची, ठीक है। 5 किलोमीटर चली लेफ्ट में अपने, यानी वेस्ट की तरफ। अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद आता है एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड गोज 2.5 किलोमीटर, यानी दोबारा से लेफ्ट टर्न लेती है और 2.5 किलोमीटर जाती है। लेफ्ट टर्न का मतलब राइट तो ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट नीचे की तरफ, और कितना, सिर्फ 2.5 किलोमीटर, जितना इधर गई थी, है ना, 2.5 किलोमीटर, ठीक। अब पूछा क्या है ये देखना है, हाउ फार शी इज फ्रॉम हर हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। देखिए लास्ट में पूछा जो होता है, सारा क्वेश्चन उस पर बेस होगा। आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और लास्ट वाला नहीं समझा कि पूछा क्या था, तो नंबर चला जाएगा। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। घर से दिशा पूछी है, घर कहां है, जहां से शुरुआत की थी, ये पॉइंट ए मान लीजिए आप इसको, ठीक है। अब जहां पहुंच चुकी है, यानी जेड पॉइंट मान लीजिए, जो पूरा गोल था वो अचीव कर लिया। अब घर से पूछा है, इस जगह से पूछा होता तो अलग हो जाता। घर से पूछा है कि कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो दिशा तो आपको पता ही है, ये वेस्ट दिशा है। और दूर कितनी है, तो ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो बीच में आ रहा है, तो सिंपल 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स दी वेस्ट, तो पश्चिम में है 5 किलोमीटर, ठीक। नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट, ठीक। तो भाई ये वेस्ट की तरफ है और 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। सिंपल जवाब, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, अपने घर से 5 किलोमीटर हैं। और अगर जिस जगह वो पहुंची है वहां से घर पूछ लेता तो ये हो जाता 5 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हो गई। 1 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये पता नहीं कई सेट्स में जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन में भी शायद एक आध बार पूछा है, कई बार पूछा जा चुका है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। और ये हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा है। आपको एक और चीज रिकमेंडेड है कि आप जो एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ईवीएस की, या ईवीएस का 1 शॉट भी बनाया हुआ है, वो सब देख लीजिए। उसमें पेडागोजी भी कवर्ड है, उसमें आपकी एनसीईआरटी भी कवर्ड है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं उनको जरूर पढ़ लीजिए, उससे बाहर चीजें नहीं होती, बहुत 1-2 क्वेश्चन रेयर होते हैं, ठीक है ना। 87% लोग सही उत्तर दे रहे हैं इसमें कि वैली ऑफ फ्लावर्स। इसमें मैं बहुत बार एग्जाम्पल भी देती हूँ। वो कौन सी हमारी अधूरी कहानी है ना, कौन, विद्या बालन और इमरान हाशमी, है ना, वो बम से उड़ जाते हैं, जहां पे वो वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा ही दिखाया हुआ है उन्होंने, या वही है बेसिकली, ऐसा हम मान सकते हैं। उत्तराखंड में जाते हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो ये नेशनल पार्क है, 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो। और ये आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, ठीक है जी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हाँ सबको याद है। देखो मूवी के एग्जाम्पल से तुरंत याद आ जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है कि नेबरिंग स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य, है ना,
तो बताइए कौन से होंगे। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य, एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप तो आप बार बार जितना रिवाइज करके जाएंगे उतना अच्छा है ना। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य, भाई 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। तो अगर हम देखें उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य, तो यहां हम देख पाएंगे कि एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, बात ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर नेपाल को तो हम काउंट नहीं कर रहे ना, राज्य नहीं है वो। इधर हिमाचल प्रदेश है ना, तो हम कहेंगे यूपी, एचपी, ठीक। इधर आपका हरियाणा है ना, HR, ठीक। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हम बता दें अलग अलग स्टेट के नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं, है ना। फिर जम्मू एंड कश्मीर ऊपर हो जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये PDF में मिल भी जाएगा, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और ये भी हमें पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। AIB से मैंने आपको याद कराया हुआ है। AIB क्या है कि भारत के AIB अगर हम देखेंगे, है ना, ये कई बार पूछ लेता है भाई, मेरी वो मैप वाली स्किल्स को थोड़ा अवॉइड करना। A मतलब चित्रकारी को, AI और B, यानी भारत के जो ये वेस्टर्न पार्ट है, इधर है अरेबियन सी, अरब सागर जिसको हम कह रहे हैं वेस्ट में, पश्चिम में। I यानी साउथ में, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन, ठीक है ना, साउथ में। और जिसमें हम कहते हैं कि भाई लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट एंड ऑल। फिर इधर आता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये कहाँ है, ईस्ट में है। और वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं आपके ईस्टर्न स्टेट्स, वो हैं, ठीक। तो AIB अगर हम देखें अपने भारत के मैप को, तो अगर हम वेस्ट में देखें तो अरब सागर है, नीचे साउथ में देखें तो इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है ना, पानी पानी है चारों तरफ। तो इतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि अरेबियन सी नीचे, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ठीक। इसको उल्टा पुल्टा नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये देख लो एक बार, पढ़ो फटाफट से। आई एम अ स्मॉल एंड स्किनी चैप, समटाइम्स आई एम ब्राउन एंड समटाइम्स आई एम ब्लैक, added to hot oil and ghee, I spread my fragrance all around me. When I am roasted, curd and jaljeera are favorite to me. Think and tell me who am I? बताइए एक बार। आइडेंटिफाई द स्पाइस एक मसाला है जो कहता है, एक पहेली दी हुई है किसी मसाले के बारे में, आपको वो मसाले को पहचानना है कि क्या है ये पहेली पूरा। मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी हूं, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूं, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूं। बस इतने से तो आप समझ गए होंगे कि देखो हल्दी को तो दही और उसमें जलजीरे में कोई भून के नहीं डालता ना, ठीक है ना। और व्हाइट एंड ब्लैक भी नहीं होती, ब्राउन एंड ब्लैक भी नहीं होती हल्दी की, अगर हम बात करें, है ना। दालचीनी की बात करें तो भी नहीं जा रहा है ये। तो आपको जैसे कहा गया था ऑयल एंड घी में अगर आप इसको बॉईल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं साथ में दही और जलजीरे में डालने की बात, तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि ना तो ये लौंग हो सकती है, ना ये दालचीनी यानी सिनेमन हो सकता है, ये क्यूमिन सीड्स है यानी जीरा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से ही सॉल्व हो जाते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी भी है तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हैं आपके जीरा राइस, बना दो भाई इनको यूज करके, है ना, जिसको हम जीरा या क्यूमिन कह रहे हैं, क्यूमिन सीड्स। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ CNG, जो हम कहते हैं भाई CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसका मुख्य संगठक क्या है, बिल्कुल 62% लोग सही जवाब दे रहे हैं, मीथेन इज द राइट आंसर। CH4 कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन मुख्य घटक है किसका, CNG का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। अगर पूछा जाए LPG जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको हम कहते हैं, वो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर के बना होता है। अगर LPG पूछा होता तो उसमें मेजर कंपोनेंट्स जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है, ठीक है। ईथेन जो है आपका फॉसिल फ्यूल्स, कोल के अलग अलग फॉर्मेशन में मिलती है। तो मीथेन इज द राइट वर्ड। यहाँ आगे बढ़ेंगे, ये CNG वही है जो ऑटो गाड़ियों में भरवा करके लोग घूमते हैं, है ना। मेरा एक दोस्त है अभी, तो वो हैदराबाद पोस्टेड है, तो मेरे को जब भी मैं CNG पढ़ती हूँ तो याद आ जाता है। वो कह रहा था कि एक काम कर, अपनी ऑडी में ना CNG लगवा ले यार तू, और फिर लिखी ऐसे बड़ा बड़ा ओनली वन इन इंडिया, है ना। और मैंने कहा हाँ लाइन में भी लगा करूंगी, और फिर जाकर के, है ना, और लोग मुझे ऐसे लुक्स देके जाया करेंगे, है ना। वो जाकिर खान का वो है ना कि भग गरीब की नज़रों से देख के जाया करेंगे मेरे को। तो खैर ये तो हंसी मजाक की बातें चलती रहती हैं दोस्तों के बीच, देखिएगा। लेकिन ये CNG पढ़ती हूँ तो मेरे को वही याद आता है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है, इसमें मीथेन की मात्रा है।
जो सर्वाधिक मेन कंपोनेंट जो है वो मीथेन है। ठीक, चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 29 सितंबर 2022। यानी एक स्टूडेंट है, कोई कह रहा है मीथेन ईथेन दोनों सीएनजी में होता है। मेन घटक पूछ रहे हैं ना हमसे, ऐसे तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मेन घटक जो मेनली ईथेन का अगर यूज है तो वो उस तरफ हम बात कर रहे थे, फॉसिल फ्यूल। मैम मेरे में पोल वाइट दिखता है, कोई बात नहीं, चलो जवाब दो फटाफट से अब इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, आ स्टूडेंट बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 29 सितंबर 2022। 29 सितंबर 2022 को एक बच्चे ने या एक छात्र ने बेसिकली पेपर देने जाना होगा आपकी तरह सीटेट का, और 29 सितंबर 2022 को क्या किया, एक ट्रेन बोर्ड की विच स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम रेलवे स्टेशन एट 12:30 आवर्स। मतलब क्या हुआ, एंड रीच्ड तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन ऑन 1 अक्टूबर 2022 एट 7 आवर्स। ठीक है जी, बात सही है नहीं है? फिर अगर हम बढ़ते हैं, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 2296 किलोमीटर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज अप्रोक्सीमेटली। बहुत पूछा जाता है ये, आपको क्या दे दिया, डिस्टेंस दे दिया गया। आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो एस डी टी मैं इसको बोलती हूँ, एस डी टी, यानी जो आपका स्पीड बराबर, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है वो डिस्टेंस? डिस्टेंस है हमारा 2296 किलोमीटर, और समय जो है वो हमें निकालना है कि 29 सितंबर की रात को 12:30 बजे ट्रेन यहां से डिपार्ट हुई है, और 30 सितंबर को हो जाएंगे 24 घंटे। फिर एक का अगर हम लगाएंगे हिसाब किताब, और एक की सुबह 7 बजे पहुंचेगी, तो आई थिंक 42-42.5 घंटे के आसपास का निकल करके आएगा। और उन 42.5 घंटों को अगर हम कर देंगे डिवाइड, तो आंसर आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया, चलिए फटाफट से देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको मॉक टेस्ट की तरह ही लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स। यानी आपका घर है जो एक लोकेशन है एक्स, वहां पे लोकेटेड है। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। यानी घर है एक्स पॉइंट पर और वाई है आपका स्कूल। एंड देयर इज नो स्ट्रेट रोड बिटवीन एक्स एंड वाई। यानी कि कोई स्ट्रेट रोड नहीं है एक्स एंड वाई के बीच में। सो इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल यू फर्स्ट गो टू ए। अब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन ऑपोजिट हैं दोनों, है ना। तो अब आपको पता है कि पहले आप कहां जाएंगे, ए पॉइंट पे जाएंगे, विच इज 60 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स। यानी आपको क्या करना है, यहां पे यू फर्स्ट गो टू, आपका घर है लोकेटेड एक्स पे, घर कहां लोकेटेड है, एक्स पे, और स्कूल है वाई पे। ठीक है, यानी बच्चा जो है वो अभी स्कूल, एक मिनट रुकना यार, एक्स पे होम होगा, हाँ, और वाई पे स्कूल। एक्स और वाई 2 पॉइंट हैं, एक्स पर होम होगा यानी घर है बच्चे का, और स्कूल है वाई पॉइंट पर। अब ये बच्चा जाता है और पहले क्या करता है, ए पॉइंट की तरफ जाएगा, और ए पॉइंट किधर है, नॉर्थ ऑफ एक्स में। यानी जहां से भी आप मान लेंगे वहां से एक्स हो जाएगा, और इसका नॉर्थ 60 मीटर गया बच्चा, ये आया ए पॉइंट पे। ठीक है बात, ए पॉइंट आ गया। उसके बाद देन गो टू बी पॉइंट विच इज 25 मीटर ड्यू ईस्ट ऑफ ए। अब ए का ईस्ट कौन सा होगा, ए का ईस्ट यही होगा ना, 25 मीटर ए में चला गया, ये बी पॉइंट आ गया। ठीक है जी, 25 मीटर, क्लियर है बात। देन गो टू सी विच इज 100 मीटर, सी पे जाएगा आप बी से, जो कि 100 मीटर नॉर्थ ऑफ बी है। नॉर्थ ऑफ बी क्या होगा, ये है 100 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, है ना, 100 मीटर, और सी पॉइंट आ गया। ठीक है बात, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नॉर्थ ऑफ बी एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल विच इज 25 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी। अब वेस्ट ऑफ सी है, वेस्ट ऑफ सी मतलब पश्चिम में है सी के, कितने 25 मीटर। तो बस यही 25 मीटर का तो डिस्टेंस था जो नीचे भी कवर किया था, इतना ही 25 मीटर आपको वेस्ट में जाना है। अब ये क्या स्कूल आ गया ना, हाँ स्कूल आ गया आपका, सिंपल, यानी वाई पॉइंट पे आप पहुंच गए। अब पूछा क्या है ये जानना जरूरी है, पूछा है हमसे विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। स्कूल की लोकेशन से घर की लोकेशन पूछी है, ऐसा नहीं पूछा घर से स्कूल, नहीं पूछा जैसे पहले स्कूल में, पहले वाले क्वेश्चन में था, है ना। तो स्कूल की लोकेशन से घर की दिशा पूछी है, सिंपल।
क्या हो सकती है भाई? घर की दिशा स्कूल की लोकेशन से, घर तो ये था x, ये x है ना, और y यहां पे है। सिंपल आपसे पूछी है क्या घर की दिशा, बस ये 25 मीटर बिल्कुल बराबर होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये हम कह रहे हैं y है। अब यहां से घर की दिशा किधर होगी? बिल्कुल साउथ में होगी, और साउथ में कितनी दूर होगी? ये 100 मीटर की दूरी पे होगी। बात ठीक है या नहीं है? देखो एक बार क्वेश्चन ने क्या पूछा ये देख लेते हैं। तो आंसर क्या होगा देख लो एक बार, सी ऑप्शन। क्योंकि इधर उधर जाना ही नहीं है ना तो इसको इधर वेस्ट की तरफ मुड़ना हुआ, ना घर के लिए ईस्ट की तरफ मुड़ना हुआ, एग्जैक्ट साउथ में है नीचे की तरफ। दूरी तो हमसे पूछी ही नहीं है, नहीं तो ये 100 मीटर ये लगा लेते हैं हम और 60 मीटर ये लगा लेते, 160 हो जाती, ठीक है ना। तो हमें पता है कि सीधा नीचे की तरफ जाना है, यानी दक्षिण की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू साउथ, ड्यू साउथ। इतनी बात क्लियर है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी दक्षिण, ठीक दक्षिण दिशा में होगा जो घर है स्कूल से। स्कूल से पूछा है, ये जरूर ध्यान रखना है कहां से पूछा है, किसके सापेक्ष में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ बर्ड्स हैविंग एक्सेलेंट साइट एंड कैन डिस्टिंक्टली सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा भाई? ये इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल यानी वह जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में यानी मनुष्यों की तुलना में 4 गुना बेहतर तरीके से स्पष्ट रूप से देख सकता है ना, 4 टाइम्स बेटर देन अस ह्यूमंस। तो आप याद कर लीजिए, आउल की बात हो रही है, नहीं आईसाइट के लिए आउल को थोड़ी जानते हैं हम। काइट एंड वल्चर बिल्कुल सही जवाब है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। चील और गिद्ध, हम कहते हैं भाई गिद्ध के जैसी एकदम नजर है किसी व्यक्ति की, है ना। काइट एंड वल्चर, काइट भी आपने देखी होगी दूर से ही उड़ते हुए, चील किसी को भी ले जाती है उठा करके, किसी मतलब इंसान को नहीं, जो भी जीव जो उसका शिकार है, तो मूवीज में देखा होगा, है ना, सांप वाप को ले जाते हो। काइट एंड वल्चर, गिद्ध, ठीक है ना, उनकी भी नजर जो है बहुत तेज होती है। आई थिंक वो वल्चर ही थे ना भाई, डोंट कोट मी ऑन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कि जो हम रामायण में देखते हैं, क्या नाम था उनका? जटायु। रहने दो तुम, तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, है ना। हाँ, तो वो जटायु वाला जो हम पूरा किस्सा सुनते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई उनकी नज़र बहुत स्ट्रांग थी, उन्होंने उड़ते हुए देख लिया रावण को, ठीक, और वो सारी चीज़ें। तो काइट एंड वल्चर ये हम याद रखेंगे कि इनकी जो आईसाइट है हमसे 4 गुना बेहतर होती है। इंडियन रॉबिन एंड ईगल, बारबेट, नहीं, ये सब कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी आपको चुननी है। पहला ऑप्शन है मलेरिया एंड डेंगू या डेंगू, हाँ बिल्कुल सही बात है, मलेरिया एंड डेंगू आपका जो है, ये मलेरिया की अगर हम बात करें तो फीमेल एनोफिलिस, और अगर हम बात कर रहे हैं कॉलरा एंड चिकनगुनिया की, तो ये जो कॉलरा है बेसिकली हैजा, वो गंदे पानी या बाकी रीजन से फैलता है। चिकनगुनिया तो चलो मच्छर से ही फैलेगा, अगेन ये हैजा यहाँ नहीं आएगा। मलेरिया तो ठीक था, चिकनगुनिया ठीक था, लेकिन टाइफॉइड जो है मच्छर से नहीं होता, इन्फेक्शन है एक तरह का। तो मलेरिया एंड डेंगू जो है यहाँ सही आंसर है कि मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। और जो मलेरिया के लिए सिनकोना ट्री की जो बार्क है उसको पाउडर में या उसकी टैबलेट्स भी दी जाती हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है और वहीं से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9, ऑन द मैप ऑफ अ सिटी फॉलोइंग स्केल इज मेंशन्ड एट इट्स राइट बॉटम। ये आजकल क्वेश्चन बहुत आने लगा है, और ये जो गोलकोंडा फोर्ट वाली कहानी है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी एक बार आ चुका है कि अगर हम बात करें स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर्स। जैसे आपका जो मैप होता है, नक्शा होता है किसी भी शहर का या किसी भी जगह का, तो वहां पे स्केल बना होता है कि भाई यहाँ से ऐसे ये डायरेक्शन है, ये है, तो अब हम पूरा 1 किलोमीटर थोड़ी दिखाएंगे नक्शे पे। तो वहां क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर दिया हुआ है 950 मीटर, यानी जहां 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है नक्शे पे, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, स्केल पर 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर, है ना। जबकि क्लियर है बात? इफ ऑन दिस मैप द मेजर्ड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस इज 19.2 सेंटीमीटर, यानी इस मैप पर अगर हम देखें जो मेजर्ड डिस्टेंस है, जो मापी हुई दूरी है, वो है 19.2 सेंटीमीटर की। तो 19.2 सेंटीमीटर की एक्चुअल दूरी है कोई, ठीक है, मैप पर। क्लियर है? द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दी 2 प्लेसेस इज अप्रोक्सीमेटली। अब आपको एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो जगह मैप पे 19.2 सेंटीमीटर दिखाई गई है वो एक्चुअल में कितनी होगी। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर,
तो आपको ये देख लेना है 19.2 सेंटीमीटर में आप 950 मीटर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और निकल करके आ जाएगा कुछ तो आपका कितना, आई थिंक 18,000 समथिंग मीटर आ जाएगा। और आपको पता है 18,000 मीटर, और यहाँ पे ऑप्शन मीटर में नहीं है, किलोमीटर में है, तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे और समथिंग, तो आप उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, और 18,000 को जब आप 1000 से करेंगे डिवाइड तो 18 किलोमीटर आ जाएगा सही उत्तर। तो ये आसानी है, बस थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन लगाना है, बाकी कोई खास ऐसी बड़ी चीज इसमें नहीं है। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर, बी नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है, आ विजिटर गेव द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ रूरल एरियाज ऑफ अ स्टेट। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आपको पहचानना है कि कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है। एनसीईआरटी में इस तरह की बहुत सारी बातें हैं घरों पे। इन दिस एरिया रेनफॉल इज वेरी स्कार्स, वेदर इज जनरली हॉट एंड पीपल लिव इन मड हाउसेस। यानी वेदर क्या है, बहुत गर्म रहता है, रेनफॉल यानी वर्षा जो है बहुत कम होती है, दुर्लभ है, स्कार्स है, ठीक है ना। इससे ही आप समझ जाते हैं कि राजस्थान के बारे में बात हो रही होगी। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर मेड थिक एंड आर प्लास्टर्ड विद मड, यानी मिट्टी से ही जो है मोटी दीवारें बनी गई हैं मिट्टी से, और उनको लीवा पोता भी मिट्टी से ही जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, बस काम खत्म हो गया। थॉर्नी बुशेस जैसे आ गया कंटीली झाड़ियां, समझ जाओ कहानी क्या है, राजस्थान की बात हो रही है। अगर जमीन से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पे बनने की बात होती बैम्बू पे, तो असम की बात हो जाती, ठंड की या उस तरह के स्लोप वाले मकान की बात होती मनाली की बात हो जाती, या फिर उधर और नॉर्थ में बात हो जाती लद्दाख वगैरह की। तो थॉर्नी बुशेस राजस्थान की बात हो रही है कि पानी की कमी है, गर्मी पड़ती है ना, और छत पे जो है छत को कवर किया जाता है थॉर्नी बुशेस से, कंटीली झाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। चार चिनारी इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, दिस प्लेस इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड इज लोकेटेड इन। यानी चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। अब पर्वतों से घिरा है समझ जाइए, है ना। ये पहले चार मीनार है, क्या है वो, हैदराबाद में है, जो काफी फेमस है। पहली बार में पढ़ के ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगा था, है ना, कि ये शायद हैदराबाद की बात हो रही होगी, और इसलिए सबसे पहले ऑप्शन में इन्होंने हैदराबाद ही दे दिया। लेकिन जैसे इन्होंने माउंटेन्स की बात की, है ना, तो फिर और टूरिस्ट प्लेस है ये सब, तो चलो वहां पे भी लागू हो जाएगा। 45% लोग डी ऑप्शन, जो कि सही भी है, मैंने ऑप्शन में दे भी दिया है। यहाँ आपको श्रीनगर इज दी राइट आंसर, यानी डल लेक में है ये प्लेस। चार चिनारी या चार चिनार भी कह देते हैं, ये चिनार इसका नाम है इन पेड़ों की वजह से कि चिनार के पेड़ यहाँ पे होते हैं। ये आइलैंड है अपने आप में बेसिकली, डल लेक में जो है एक जगह है चार चिनारी। जाएंगे कभी, अभी तक तो नहीं हुआ जाना। तो श्रीनगर यानी जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। अब तो खैर वहां पे भी बाइफर्केशन है, तो हम जम्मू और लेह को अलग अलग बांटने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एन एनिमल हुज सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass। यानी निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। भाई आपको पता है, अगर हियरिंग पावर की बात करें और हियरिंग पावर में भी जब ये बता दे कि रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की खड़खड़ाहट, और एक एनिमल कि चलने की आवाज है, इन दोनों में अंतर पता कर सकता है। यानी पत्तों की आवाज है या फिर कोई एनिमल चल के आ रहा है, इतना शार्प सेंस ऑफ हियरिंग है, हमसे बहुत बेहतर सेंस ऑफ हियरिंग है, तो ये टाइगर है ना। टाइगर के बारे में पूरी कहानियां हैं एनसीईआरटी में, अगेन प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ईवीएस की प्लेलिस्ट में पूरी कहानियां दी हुई है मैंने, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा या फिर फ्री नोट्स पढ़ लीजिएगा, काम बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, यानी कौन सा जोड़ा सही है। वीट एक टैप रूट है यानी मूसला जड़ है, मेज जिसको हम मक्का कहते हैं वो कैरेट यानी टैप रूट है, कैरेट मूसला जड़ है, या बैम्बू टैप रूट है, बताइएगा। टैप रूट बेसिकली नीचे जमीन में जाती हैं सीधे, और बाद में जाकर के और कई सारी जड़ें उनमें से निकलती हैं, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे कैरेट ही है बिल्कुल, या तो कैरेट, मूली, इस तरह की जो रेडिश है आपकी, गाजर क्या है, मूसला जड़ है। अगर गेहूं की बात करें तो इनको फाइबर रूट्स बोल देते हैं। ये तो ऊपर की तरफ ही निकलते हैं बाकी के, अगर हम देखेंगे तो, और ये